नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया को दहलाने वाली, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। आज प्रातः उन्हें गोली मारी गई, तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, दिल का दौरा पड़ गया, सांस बंद हो गई। इसके बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, अनवरत संघर्ष किया। शिंजो आबे भी मृत्यु से संघर्ष करते रहे, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे अब नहीं है। शिंजो आबे का एक दर्शन था, शिंजो आबे की एक आर्थिक नीति थी जिसे आबेनॉमिक्स भी कहते थे। शिंजो ने जापान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। शिंजो जापान के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि शिंजो भारत के परम हितैषी थे, दोस्त थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त थे। ऐसा महान नेता दुनिया में आज नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही शिंजो को गोली मारी जाने की खबर सुनी, उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, बचा लीजिए, शिंजो को बचा लीजिए। लेकिन अफसोस, उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो ने भारत के विकास में महान योगदान किया। शिंजो भारत कई बार आए। शिंजो ने यहाँ की जो बुलेट ट्रेन थी उसके लिए भी सहयोग किया, उसका उद्घाटन किया। शिंजो ने बनारस में कन्वेंशन सेंटर के लिए भी 186 करोड़ रुपए की धनराशि दी। शिंजो ने भारत की समृद्धि में महान योगदान किया। ऐसा भारत का हितैषी, भारत का परम मित्र, भारत का सद्भावी, भारत का अपनत्व प्रदान करने वाला नेता दुनिया में नहीं रहा। दुनिया में आज शिंजो की मौत को लेकर के काफी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि शिंजो एक महान लोकप्रिय नेता थे। शिंजो आज सुबह 11 बजे नारा शहर में एक चुनावी प्रचार में गए थे। जापान में उच्च सदन का चुनाव हो रहा है और वहां पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं जो हमलावर था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यागामाशी, वो उनके पीछे ताक लगाए खड़ा हुआ था। उसके पास दोनाली बंदूक थी, हैंडमेड थी, और वो खड़ा था, समय का इंतजार कर रहा था, मौके को समझ रहा था। उसने शिंजो का पूरा भाषण सुना और सुनने के बाद उसने 2 गोलियां चलाई। दोनों गोलियां सीने को पार करते हुए निकल गई। शिंजो वहीं पर गिर गए, लहू लुहान हो गए। पहले तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ लोगों ने गोली की आवाज सुनी थी, इसलिए तत्काल लोग दौड़ पड़े। शिंजो को अस्पताल ले जाया गया, वहां से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भी वहां पहुंच गए। बड़े भावपूर्ण क्षण उनके देखे गए, और इसके बाद उन्होंने न केवल इस घटना की निंदा की, बल्कि उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने भी
कहा कि हमारी उम्मीद है कि शिंदे जीवित होंगे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि शुरुआत से ही जब उनको गोली लगी, गोली लगने के बाद उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया, खून इतना अधिक बह गया था कि उनकी सांस चलना भी बंद हो गई, उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन धन्य है जापान के डॉक्टर जो 6-7 घंटे लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि शिंदे को बचाया जाए, लेकिन शिंदे को बचाया नहीं जा सका। शिंदे ने जापान को समृद्धि प्रदान करने में, शिंदे ने जापान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, शिंदे ने जापान को एक नए आयाम देने के लिए जो प्रयास किए हैं वो बड़े स्वर्णिम हैं। और अगर कोरोना काल ना आया होता या शिंदे को बीमारी ने नहीं घेरा होता तो शायद जापान जिस रास्ते पर था उससे वो चीन को एक सबक भी सिखा देता। और जो तनातनी दिखती है तो जापान और चीन में दिखती है। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंदे हैं वो पहली बार 2006 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2007 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीमारी के कारण। एक आध बार उनकी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन 2012 में फिर प्रधानमंत्री बने, 2020 में फिर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बीमारी के कारण वो चाहते थे कि बीमारी के कारण जो प्रधानमंत्री का दायित्व है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद भी उनका जो भाव था, उनका जो समर्पण था जापान के प्रति लगा था। यही तो था, जो व्यक्ति संन्यास ले चुका हो वो स्वयं आकर के चुनाव प्रचार में जुट गया हो, उसके पीछे क्या था? सिर्फ यही था, उसका जापान के प्रति लगाव था। वो जापान को जो ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था, वो जापान को एक शिखर राष्ट्र के रूप में पहुंचाना चाहता। और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में जापान ने जो समृद्धि हासिल की वह अद्वितीय है। चीन इसी को तो स्वीकार नहीं करता था। और आज जो चीन की प्रतिक्रिया आई है अच्छी नहीं है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जापान के लोग शिंदे से असंतुष्ट थे। गोली जब मारी गई उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि शिंदे से जापान के लोग संतुष्ट नहीं थे। वहां पर दक्षिणपंथियों का एक और असंतोष दिखेगा। जापान में जंग होगा, ये भी लिख डाला। और ये भी लिख डाला कि जापान में अब अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी। हालांकि शिंदे की मौत की खबर सुनते ही, उनको गोली मारी जाते ही जापान की जो शेयर बाजार था वो एकदम डाउन हो गया, गिर गया। ये बात सही है। लेकिन चीन ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उससे लगता कभी कभी ऐसा भी है कि क्या इसमें कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है? क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? हालांकि जो हमलावर है वो पहले सेल्फ डिफेंस फोर्स में ही था, वायुसेना में था जापान में, और उसकी पहली प्रतिक्रिया आई थी कि वो असंतुष्ट था उनसे। भाई असंतुष्ट होगा तभी तो मारेगा। लेकिन कौन था इसके पीछे? किसने
ये प्रोवोकेशन किया, किसने इस प्रकार की जो घटना थी उसको अंजाम में पहुंचाया, वो कौन व्यक्ति था, कौन सा षड्यंत्र था, क्या राजनीतिक षड्यंत्र था? ये सब सोचने और विचारने की बात है। और सच बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जापान के किसदा ने जिस तरीके से कहा है कि इसकी जांच हो रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सच बात तो ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से जापान सबसे मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी शिंजे को मौत का सामना करना पड़ा। ये निश्चित रूप से एक बड़ी दुखदाई खबर है दुनिया के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सोच, चिंतन और विचार का एक नया युग है कि क्या इस तरीके के हालात अब पैदा होंगे और क्या इस तरीके से किसी महान नेता को खोया जाएगा। निश्चित रूप से आज भारत ने अपना एक गहरा दोस्त, अपना हितैषी खो दिया है और इससे भारत भी स्तब्ध है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 2024 मिशन बूथ विजय, भारतीय जनता पार्टी का नया संकल्प और उसके तहत आज एक बड़ी बैठक लखनऊ में हुई। बीजेपी के इस बूथ विजय अभियान के अंतर्गत इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष व मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा अनेक दिग्गज नेता शामिल हुए और गहन चिंतन किया गया। सिर्फ इस बात पर चिंतन है कि जो बूथ हमारे हैं कैसे उसको जीता जाए। कहते हैं कि आज ये बूथ विजय अभियान का तीसरा चरण था। 2 चरण पहले पूरे हो गए। पहले चरण में ये जानने की कोशिश की गई कि हम कितने बूथों में हारे हैं और हार का कारण क्या रहा। यह पहला चरण था। फिर इसके बाद दूसरे चरण में एक योजना बनाई गई कि अब इन बूथों को कैसे जीता जाए, जिसके तहत सांसदों को 100 और विधायकों को 25 बूथ दिए गए। इनको कैसे जीता जाए। और तीसरे चरण में ये हुआ कि अब उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से जमीनी हकीकत के तहत किया जाए ताकि इस बूथ जीते जा सके। और कहते हैं कि बूथ जीता तो बीजेपी जीती, बूथ जीता तो कैंडिडेट जीता। इसलिए बूथ पर सबसे ज्यादा 20-20 जो कार्यकर्ता हैं एक एक बूथ पर लगाए जा रहे हैं और इस बात के प्रयास हो रहे हैं लगातार कि किस तरीके से हम इन बूथों को जीतें। जो जानकारी मिली उसके अनुसार आज बूथों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। हालांकि उसका ब्यौरा नहीं मिला है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो सबसे कमजोर, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद और सबसे, तो ये लिया जा रहा है कि जो सबसे कम वोटों से हमारे हैं वहां पर क्या व्यवस्था की जाए। और ये भी एक मॉनिटरिंग हुई है कि किस तरीके से जो हमारे दूसरे वोट है उनको हम कैसे प्राप्त करें। तो जानकारी जो मिली उसके अनुसार जो माइनॉरिटीज फ्रंट है
अल्पसंख्यक जो मोर्चा है भाजपा का, उसे सक्रिय कर दिया गया और कहा गया कि आप जाइए और खास तौर से लाभार्थियों से मिलिए, लाभार्थियों से मिलिए और उनको समझाइए। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज वोट नहीं देंगे, माइनॉरिटीज वोट देंगे। अगर नहीं दिया होता तो कैसे 8% मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल जाता। इसलिए इसको बढ़ाइए। मैंने कि एक तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा को एक बड़ा काम दे दिया गया है। मैंने अब बीजेपी जो है अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाएगी और उस पैठ को बनाने का काम लाभार्थियों के माध्यम से होगा। हम आपको एक और जानकारी दे दें, अब बीजेपी ने बूथ स्तर पर लाभार्थियों की सूची बनाने का भी फैसला कर लिया है और खास तौर से जो हारे हुए बूथ हैं कि लाभार्थियों के बीच में जाइए, उनसे बात कीजिए और उनको समझाइए। और ये भी हुआ है कि जो हारे हुए बूथ हैं वहां पर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए जाएं, वहां मंत्री जाएं, नेता जाएं, विविध प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जो एंगल दिया गया है, फोकस ये किया गया है कि जहां पर हारे हुए बूथ हैं वहां पर कार्यक्रम कीजिए, माने जनता को सीधे से जोड़ने का भी काम कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की आज ये अहम बैठक और इसके द्वारा 2024 को जीतने का अभियान, ये अपने में बड़ा अद्भुत है। अब बूथ स्तर पर काम होगा और बूथ स्तर पर लाभार्थियों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक लाभार्थी हैं, तो इन लाभार्थियों को जोड़े रखना है और इसी के माध्यम से एक संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों, सभी धर्मों का सम्मान करती है और सबके साथ समान व्यवहार करती है। ये संदेश भी देना। आज एक बड़ी खबर और आ गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, माने अब वो ऊर्जा का काम भी देखेंगे। हालांकि जो प्रमुख सचिव हैं जो ऊर्जा का काम देख रहे थे, देवराज, उनके जुम्मे अभी ऊर्जा के कई विभाग हैं, लेकिन कहते हैं कि जो बिजली की संकट, बिजली की किल्लत, बिजली की जो मारामारी और जो हाहाकार सामने आया है, उससे निपटने के लिए अवनीश अवस्थी को ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अवनीश अवस्थी के पास पहले ही बड़ा काम है, होम, कानून व्यवस्था, और जो ये बड़े बड़े जो एक्सप्रेस रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी उनके पास है, तो कहीं से वो कमजोर नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब स्टाम्प और पीडब्ल्यूडी के भी तबादलों पर सवाल खड़े किए गए और उनकी जांच हो रही है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।